उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है। इंडिया गठबंधन में क्या आप जो है पहले से तो शामिल तो हैं ही, क्या उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे, कोई सीट की मांग करेंगे? इंडिया गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए ना, इंडिया गठबंधन जनता के लिए हो, जनता के मुद्दों को लेकर के हो, जनता के आंदोलनों के लिए हो। अभी तो न्यायिक व्यवस्था पर भी लोगों की इस समय कोई उम्मीद बहुत नहीं है, क्योंकि पूरे टोटल व्यवस्था पर सरकार हावी हो चुकी है। अब आप सोच लीजिए कि अंग्रेज़ क्या सोच करके आए थे इस देश में, कि इस देश के लोग डरपोक हैं, डर जाएंगे, अंग्रेज़ों के आगे कुछ झुक जाएंगे, सावरकर जैसे सारे लोग माफ़ी मांगने लगेंगे। लेकिन इस देश ने तो साबित करके दिखाया इस देश में लोगों के पास कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। यही तो सरकार की पहचान है कि जिम्मेदारी मत लो। ये सरकार दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी, लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, है ना। तो लेकिन अब पेपर लीक भी एक तरीके से सरकार की पहचान बन गई है कि ये सरकार पेपर लीक की सरकार है। लेकिन इस देश को अगर एक रहना है तब तो इस नफरत से हटकर लोगों को आपस में एक भाईचारे के आधार पर ही रहना हो। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। हमारे साथ मौजूद हैं CPI-ML के प्रमुख महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी। हम उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सांप्रदायिकता जिस तरह से बढ़ी है, जो इसमें सत्ता में पार्टी है, उसने अपने मंचों से ऐसे ऐसे भाषणों के माध्यम से एक धर्म विशेष के लिए एक बड़ी सांप्रदायिक भरी, नफ़रत भरी जो एक भाषा है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आप लोग उसको किस तरह से कटाक्ष कर पा रहे हैं या किस तरह से देख पा रहे हैं कि देश में जो एक नफ़रत का जो माहौल है वो किस तरह से ख़त्म किया जाए? देखिए, आपको मैं दो उदाहरण दिखाता हूँ। इसी नफ़रत का ही एक तरीके से एक शब्द है जो कभी दीमक, कभी कॉकरोच, जो हमेशा अमित शाह या बीजेपी के नेता इस देश में मुसलमानों के खिलाफ या जिनको घुसपैठी कहते हैं उनके लिए करते थे। आज उसी शब्द का इस्तेमाल ये आगे बढ़ते हुए इन्होंने देश के नौजवानों के खिलाफ कर दिया, और आप देख रहे हैं कि नौजवानों के अंदर किस तरह से अभी इस समय विद्रोह का माहौल बना हुआ है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ पश्चिम बंगाल से। उत्तर प्रदेश में जोगी जी आए और उन्होंने मीट पर बैन लगाया, मीट की दुकानें बंद कर दी गई। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश परेशान है आवारा पशुओं से, जो बहुत बड़ा मुद्दा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में जैसे ही इनको सत्ता आई, सत्ता आते ही इन्होंने 1950 का एक कानून ला करके अभी ईद के समय में इन्होंने कहा कि कुर्बानी नहीं होगी। उन्होंने पूरा गोरक्षा के नाम पर हर तरह का कानून ला दिया। उसका परिणाम ये निकला, मुसलमानों ने तय कर लिया कि भाई ठीक है, हमें कुर्बानी नहीं देनी है इस बार। और तब पूरे हिंदू समाज, वो समुदाय जो गो पालन करने वाले, गाय बेचने वाले, दूध बेचने वाले, ये लोग आज परेशान हो गए बंगाल में। और तब जाकर के पूरे बंगाल में इस समय हम देख रहे हैं कि उनके वो सांप्रदायिक नफ़रत, वो लोगों को बांटने वाला वो काम नहीं किया, बल्कि लोगों में आपस में जो जुड़ाव है वो बात सामने आई। तो हमें लगता है ये जो नफ़रत की इनकी कोशिश है वो तो चरम पर है इस समय। लेकिन इस देश को अगर एक रहना है तब तो इस नफ़रत से हटकर लोगों को आपस में एक भाईचारे के आधार पर ही रहना होगा। इस देश में लोगों को अगर ज़िंदा रहना है, आपकी रोज़ी रोटी अगर चलनी है, उसमें हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते, उसमें मिल के चलना होगा। अभी पश्चिम बंगाल में मोदी जी चुनाव के दौर में इन्होंने 10 रुपये का झालमुरी खरीद करके बड़ा हल्ला कर दिया। पूरे इंटरनेट उसमें लगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है कि भाई मोदी जी का इतना वीडियो चल रहा है। चुनाव जैसे ख़त्म हुआ, वही 10 रुपये का झालमुरी बेचने वाले हॉकर और वही झालमुरी खरीदने वाले जो क्रेता हैं, जो कम आमदनी वाले मजदूर, मेहनतकश, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, अब उन्हीं के ऊपर हमला हुआ कि सारे हॉकरों को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नफ़रत की जो इनकी नीति है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो बैकफायर कर रही है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, या फिर असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, या फिर उत्तराखंड के पुष्कर धामी, अब चौथे नंबर पर बंगाल के CM, इनकी भाषा शैली जो आप देखते हैं नफ़रत भरी होती है एक धर्म विशेष के लिए। क्या आपने देखा कि क्योंकि आज़ादी हुए 78 साल हो चुके हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव होते हैं,
क्या कभी ऐसी मुख्यमंत्रियों की ऐसी भाषा रही है एक संवैधानिक पद? बिल्कुल नहीं रही है। और ये तो एक तरीके से एक सोची समझी एक राजनीति है, एक रणनीति है, जिसके तहत वो देश में माहौल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि भले अर्थव्यवस्था भाड़ में जाए, रसातल में जाए, भले लोगों के जेब में पैसे ना हो, रोज़गार ना हो, जीने लायक उनके पास मजदूरी ना हो, बच्चों के लिए स्कूल ना हो, लेकिन सिर्फ एक बात के लिए हम लोग रह जाएंगे कि हमने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना औकात बता दिया। उनका एक तरीके से हम पूरे देश में जीना दुभर कर दिया, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि सिर्फ इसी आधार पर चुनाव दर चुनाव हमें समर्थन मिलता रहेगा, हम इसमें राज करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसा अब होने वाला नहीं है। सर, देश में आर्थिक असमानता एकदम बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के बाकायदा उसको कहते भी हैं कि डीजल कम खर्च करिए, राशन पानी कम खर्च करिए। क्या लगता है, क्या इनको एहसास हो गया है कि देश में एक बड़ा संकट आने वाला है? आप लोग भी लगातार इस बात को लेकर के उठा रहे हैं लगातार। नहीं, संकट तो अब तो इस कदर आ चुका है कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। सबको अब है कि इसकी व्याख्या ढूंढ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई ये तो युद्ध के चलते ऐसा हुआ, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। अब ये 28 फरवरी से जो ईरान के ऊपर, तो पहली बात 28 फरवरी अगर युद्ध शुरू हुआ और आपने ये कहना शुरू किया चुनाव ख़त्म होने के बाद, तो मार्च में अप्रैल में आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात है कि अगर इस युद्ध के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर पड़ा, तो आपने उस युद्ध का समर्थन क्यों किया? आप इजराइल गए, इजराइल से आप लौट के आए और उसी समय ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। तो आपने क्यों भारत की पूरी विदेश नीति को अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे गिरवे रख दिया? तो ये तो सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। पहली बात तो ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, ये पेट्रोल डीजल में आप देखेंगे कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि लगातार जो भारत का रुपया है वो गिर रहा है। वो कब 50 रुपया था जिस समय मोदी जी कहते थे मनमोहन सिंह के दौर में, वो गिरते 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 अब 100 के आसपास पहुंच गया है। तो ये तो युद्ध से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, ये सरकार के आर्थिक नीति की विफलता है, नाकामी है। लेकिन अगर युद्ध से भी इसका जुड़ाव है, उससे अगर संकट ज़्यादा तीव्र हुआ है, तब तो आपके विदेश नीति पर भी सवाल होगा कि आपने क्यों भारत की विदेश नीति को अमेरिका और इजराइल के आगे गिरवे रख दिया। सर, पेपर लीक को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और जब से आरोप ये लगता है कि जब से एनटीए का गठन हुआ है, तब से लगातार जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो जो है नीट की हो, 2 बार से पेपर लीक इसका ही हो चुका है। आप लोग जो छात्र संगठन है आइसा, वो लगातार इस बात को लेकर के सक्रिय है। विपक्षी दल तमाम सक्रिय आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं अभी तक, और जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सरकार की पहचान है कि जिम्मेदारी मत लो। ये सरकार दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी, लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, है ना। तो लेकिन अब पेपर लीक भी एक तरीके से सरकार की पहचान बन गई है कि ये सरकार पेपर लीक की सरकार है। और ये सिर्फ एक एनटीए की बात नहीं रह गई। अभी देखिए, आपको जो सीबीएसई में जो पता चला, ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो मामला है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। हर जगह आपने ऐसे ऐसे कंपनियों को ठेका दे रखा है, ऐसे किसी प्राइवेट एजेंसी को। एनटीए क्या है? वो एक एनजीओ है, आपके रजिस्ट्री सोसाइटीज़ एक्ट से रजिस्टर्ड है, वो कोई सरकार का संस्था नहीं है, कोई पार्लियामेंट के किसी कानून से नहीं बना है, कोई जवाब नहीं देते लोग। तो ये सरकार पूरी तरह से निजी कंपनियों को, ऐसे बिल्कुल गुमनाम किसी संगठन को, जिस संगठन के पास किसी तरह के कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडेंशियल नहीं है, बस एक बात है कि आरएसएस का कब्जा है इन संगठनों के ऊपर। तो ये जो पूरे देश में शिक्षा, परीक्षा, बहाली, पूरा का पूरा सिस्टम, वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। एसआईआर को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उसका खामियाजा ममता बनर्जी ने बताया, बाकायदा 27 लाख वोट काट दिए गए। और क्या उत्तर प्रदेश का जो अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, उसमें भी इसका जो है कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे? नहीं, नेगेटिव तो हर जगह जहाँ भी एसआईआर है। हमने तो उसी समय बिहार में ही हमने कह दिया था कि एसआईआर का मतलब ही है वोट बंदी, लोगों का वोट काट लेना। हमें अब बिहार में आशंका थी कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटने वाले थे, लड़ करके हम लोग उसको फिलहाल कम से कम बिहार में उस समय 67 लाख तक उसको रोक पाए थे। लेकिन पूरे देश की अगर बात होगी तो पूरे देश में 10 करोड़ से कम नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भी इतने लोगों के नाम कट दिए गए। और एसआईआर में जो दूसरा मामला हो रहा है कि नाम सिर्फ कटे नहीं जाते,
उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं जिससे पूरा भारतीय जनता पार्टी को ही सिर्फ फ़ायदा हो। तो उत्तर प्रदेश मुझे बस इतना ही भरोसा है कि लोगों ने बिहार देखा है, बंगाल देखा है, तो बिहार बंगाल के अनुभव से सीखते हुए उत्तर प्रदेश के लोग बेहतर ढंग से लड़ लेंगे। ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। सर, कॉकरोच जनता पार्टी का एक लॉन्च हुई है इंस्टाग्राम पे, हर जगह वो लगातार वीडियो बना करके देश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। क्या लगता है उस पर कैसे भरोसा किया जाए? तमाम जो देश के युवा हैं वो कैसे भरोसा करें, या आप उनके साथ हैं या वो आपके साथ हैं? देखिए, हम फिलहाल दो ही बात कह सकते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो जिस तरह से चीफ जस्टिस ने ये कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल देश के नौजवानों के लिए किया, इससे पहले वो लेकिन कर रहे थे, मुसलमानों के लिए कर रहे थे। इस देश में कभी दीमक, कभी कॉकरोच, कभी परजीवी, कुछ भी कह दे रहे थे, लेकिन उस समय इतना प्रतिवाद नहीं हो रहा था। लेकिन अब नौजवानों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया तो देश में बड़े पैमाने पर नौजवानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये अच्छी बात है। दूसरा, एक जो सीधा दिख रहा है कि सरकार घबराई हुई है, नौजवानों के इस गुस्से से सरकार घबराई हुई है। और अब तो ये गुस्सा, अब देखते हैं 6 तारीख के लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोगों ने कहा कि हम लोग दिल्ली में अब डिजिटल नहीं, अब सीधे सड़क पर आकर के फिज़िकली हम मांग करेंगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। हमारे आयसा के लोग भी कर रहे हैं, NSUI के नौजवान भी कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। वो अगर इसमें और भी लोग जुड़ जाए तो अच्छी बात होगी। तो देखना है। हमें लगता है कॉकरोच जनता पार्टी अभी जो है एक परिघटना है, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है। लेकिन इससे पूरे देश में अगर नौजवानों को एक ताकत मिल जाए अपनी बात कहने के लिए, एक हिम्मत बढ़ जाए और पूरे देश में एक माहौल बने तो अच्छी बात होगी और मिल कर के लोग लड़ेंगे। हमें लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी उसको उन मज़दूरों के बारे में भी कहना चाहिए जो अभी नोएडा में गिरफ्तार हैं, मानेसर में गिरफ्तार, वो भी नौजवान हैं। नौजवान सिर्फ परीक्षा को लेकर परेशान नहीं है, जो मजदूरी नहीं मिल रही है, 10,000 के वेतन में 12-12 घंटा काम लिया जा रहा है, ये भी तो देश की नई पीढ़ी है, नौजवान है, वो भी जेनजी हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग जब जेनजी की बात करते हैं, सिर्फ शिक्षा, परीक्षा और बहाली की बात ना करें, हम उन मज़दूरों की भी बात करें जो मज़दूर परेशान हैं, हम उन महिलाओं की बात करें कि जहां अभी हमें जो देखा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता दिखे, तीनों अच्छे थे, लेकिन उसमें मैं सोच रहा था कि शायद उसमें इस देश में कोई महिला भी होती। महिला आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन है महिलाओं की आज़ादी के लिए। पश्चिम बंगाल में आरजी कर बलात्कार के बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ है, जगह जगह समय समय पर हो रहा है, बहुत बड़ा। बिहार में, बिहार के शिक्षा मंत्री लड़कियों से कहते हैं कि आपको सड़क पे आकर के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, मोदी जी हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो देश में महिलाओं के लिए बाहर निकलना, अपनी आवाज़ उठाना, इसको मुश्किल कर दिया जा रहा है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन में ये जो कॉकरोच वाली परिघटना है, ये महिलाओं की भी बात करें, ये मज़दूरों की भी बात करें। ये जो सर सब कुछ देखा जा रहा है, प्रोटेस्टर्स जब सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं सर, एक आपने नहीं दिखाया कि उनको उठा करके जेलों में डाला जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं, एक डर का माहौल बनाया जाता है। तो क्या लगता है इस देश से कोई अच्छा मूवमेंट, कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल, इसी डर के खिलाफ ही लोग लड़ेंगे। अब आप सोच लीजिए कि अंग्रेज़ क्या सोच करके आए थे इस देश में, कि इस देश के लोग डरपोक हैं, डर जाएंगे, अंग्रेज़ों के आगे कुछ झुक जाएंगे, सावरकर जैसे सारे लोग माफ़ी मांगने लगेंगे। लेकिन इस देश ने तो साबित करके दिखाया इस देश में लोगों के पास कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। तो अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ पाए, अगर इस देश में इंदिरा गांधी के उस पूरे आपातकाल के दौर में लड़ पाए, तो क्यों नहीं लड़ पाएंगे मोदी जी के इस तानाशाही के खिलाफ? सर, क्या न्यायिक व्यवस्था को इसका दोषी मानते हैं? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जो सत्ता में बैठे हुए नेताओं की जो भाषा शैली है, उस पर वो तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। नहीं, अभी तो न्यायिक व्यवस्था पर भी लोगों की इस समय कोई उम्मीद बहुत नहीं है, क्योंकि पूरे टोटल व्यवस्था पर सरकार हावी हो चुकी है। तो न्यायपालिका जो है उसकी अपनी स्वायत्तता इस समय कटघरे में है, वो खतरे में है। और जिस तरीके के अभी SIR पर उनका वर्डिक्ट आया है, पूरे सरकार को हर तरह के खुली छूट देते हुए, क्लीन चिट देते हुए चुनाव हो जाने दीजिए। तो बिल्कुल हमें लगता है कि न्यायपालिका पर तो नहीं है, लेकिन न्यायपालिका से भी हमें लगता है कि देश में संविधान जहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है संविधान का पहला वाक्य का अंश।
लोगों पर भरोसा है कि लोग, अगर ये गिरावट न्यायपालिका में भी होती चली जाएगी, रुपए की तरह न्यायपालिका की भी जो वैल्यू है वो भी गिरता चला जाएगा, तब भी मुझे लगता है कि भारत की जनता, जिन्होंने लड़ करके देश को आज़ादी दिलाई है, जिनको आज़ादी और उस आज़ादी से मिला हुआ संविधान, उस संविधान से मिला हुआ देश में वोटिंग राइट या बोलने की आज़ादी, इसकी रक्षा जनता करेगी इस देश सर, में। आखिरी सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है। इंडिया गठबंधन में क्या आप जो है पहले से तो शामिल तो हैं ही, क्या उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे, कोई सीट की मांग करेंगे? हमें तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ भी पूरा गठबंधन बनना चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से बात बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ इंडिया गठबंधन में वामपंथी दल भी है और हमेशा उत्तर प्रदेश भी किसान आंदोलन, गरीबों का आंदोलन, छात्र आंदोलन, जिसमें वामपंथियों की बहुत मजबूत उपस्थिति रही है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में गठबंधन बने वो व्यापक हो, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है, रोकना है। देखते हैं, अभी चुनाव में समय है, आगे क्या सी बात हो। क्या इस मामले में मुख्य विपक्षी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव से किसी तो तरीके दिल्ली में बैठक होने वाली है। दिल्ली में अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, मेरे ख्याल से 8 तारीख को बैठक है। और बंगाल के चुनाव के बाद पूरे देश की जो परिस्थिति है, अभी हमारे सामने चुनाव तो अभी देर है। सबसे पहली ज़रूरत है कि ये जो नौजवान गुस्से में हैं, ये जो मजदूर इस समय लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए ना, इंडिया गठबंधन जनता के लिए हो, जनता के मुद्दों को लेकर के हो, जनता के आंदोलनों के लिए हो। तो ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। शेष उत्तर प्रदेश में भी हम लोग देखेंगे, SIR को भी देखेंगे और किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक सार्थक चुनावी रणनीति बन सके, जिससे बीजेपी को यहाँ हम लोग रोक पाएंगे। जैसे लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश ने रोक ही दिया था, विधानसभा में भी जो रोकना है ये काम हम लोग कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे CPI-ML के प्रमुख महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी। हमने तमाम मुद्दों पर और तमाम सवालों के उनसे जवाब लिए। देश में क्या हालात हैं और किस तरह की स्थिति जो पैदा हो रही है, उन्होंने बाकायदा उस पर जवाब दिए। फ़िलहाल इस तमाम जवाबों में और तमाम जो बातचीत हुई उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।